तो आज की कहानी कुछ इस तरह है कि एक नाओफ्यूम नाम का लड़का जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी वर्ल्ड में रहता था, वह बिल्कुल भी खास नहीं था और उसका ना ही पढ़ाई में ध्यान लगता और ना ही किसी और काम में, उसे बस गेम खेलना बहुत पसंद था। अब इसी तरह से उसकी जिंदगी कट रही थी, लेकिन अचानक से एक दिन उसे जबरदस्ती, मतलब बिना उसकी परमिशन के, टेलीप कर लिया जाता है। जब वह दूसरी दुनिया में आता है तो यहाँ पर आकर उसे पता चलता है कि वह अकेला ही टेलीप नहीं हुआ है, बल्कि 3 और अलग अलग दुनिया से 3 लड़कों को यहाँ पर टेलीप्ट किया गया। इन तीनों लड़कों के नाम थे इटू, सुकी, रेन और मोटो यासु। नाओफ्यूम के साथ साथ इन तीनों लड़कों को भी अलग अलग पावर्स मिली थी। अब नाओफ्यूम असल में एक सील्ड हीरो है। अब इसका मतलब क्या है, यह हम आगे कहानी में जानेंगे। यहाँ पर किंग उन्हें बताते हैं कि उनके वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स ने हमला किया है और उन्हीं मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए और उन्हें हराने के लिए उन्होंने एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करके उन्हें यहाँ पर समन किया है। अभी किंग ने यहाँ पर अपने किंगडम के सभी अच्छे अच्छे वॉरियर्स को इकट्ठा कर लिया था और उन सभी वॉरियर से कह दिया था कि जिसे जो भी वॉरियर पसंद हो वो उसकी टीम में जा सकता है, और उन सभी ने अपने अपने वॉरियर्स को चुन लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर नाओफूमी को किसी ने नहीं चुना था, लेकिन तभी एक माइनी नाम की एक सुंदर लड़की नाओफूमी को चुन लेती है। अब यहाँ पर उन चारों को ही कुछ पैसे दिए जाते हैं जिससे कि वो अपने लिए कुछ इक्विपमेंट्स या वेपन खरीद सके और खुद को स्ट्रांग बना सके। यहाँ पर उन बाकी तीनों लड़कों को तो बराबर कॉइन दिए गए थे, लेकिन नाओफूमी को सबसे ज्यादा कॉइन दिए जाते हैं क्योंकि उसके टीम में सिर्फ एक ही मेंबर है। अब नाओफूम उन्हें लेकर वहां से चला जाता है। वह देखता है कि उसके पास एक शील्ड है जिससे वह किसी को नहीं हरा सकता, पर वो उस शील्ड में कई चीजों को अब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसीलिए वह बाहर आकर कई सारे स्लाइम्स को खत्म करता है, जिसके बाद वह उन्हें शील्ड में अब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद अब माइनी बताती है कि वह लोग अगर चाहे तो आर्मरर शॉप से आर्मरर सकते हैं, जिसके बाद नाओफूमी तुरंत ही उसके साथ वहां से चला जाता है। वहां पर पहुंचकर नाओफूमी अपने लिए वेपन भी देख रहा था, लेकिन कोई भी वेपन ऐसा नहीं था जिससे उसका वो शील्ड एक्सेप्ट कर सके। वो हर वेपन को हटा दे रही थी। अब यह देखते हुए माइनी कहती है कि तुम सस्ता सा आर्मरर, जिसके बाद नाफी में एक आर्मरर चुन लेता है। यहाँ पर माइनी ने अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा महंगा आर्मरर, वो उससे कह रही थी कि चिंता मत करो, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ और इनाम दूंगी। अब नाओफूमी मान जाता है क्योंकि वो भी उसकी टीम मेंबर होने वाली है, तो उसे भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी ही। वैसे इसके बाद अब वो लोग एक महंगी जगह पर खाने भी जाते हैं और माइनी नाओफूम को गिफ्ट देने की बात करती है, लेकिन वो शर्मा कर वहां से चला जाता है। वो अपने कमरे में आता है और देखता है कि उसे किंग से जितने भी पैसे मिले थे उसके पास अब सिर्फ 200 कॉइन्स बचे हैं, लेकिन अब भी वो इन्हीं कॉइन्स को अपनी शील्ड के अंदर छुपा लेता है। अब वो वहां सो गया था और अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके कमरे में जो मेन चीजें थी वो गायब है। यह देखकर वो हैरान था। जब वो बाहर आता है तभी कुछ गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और तुरंत ही उसे किंग के सामने ले आते हैं। अभी सभी गार्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, लेकिन नाओफूमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके सामने माइनी और मोटो यासु आते हैं। अभी माइनी मोटो यासु के पीछे छुपी हुई थी। मोटो यासु असल में यहाँ पर स्पेयर है। यहाँ पर माइनी का कहना था कि कल रात नाओफूम ने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। यह बात सुनकर नाओफूमी बहुत ही ज्यादा हैरान था और उसे यह तो पता ही था कि माइनी झूठ कह रही है, पर वह यह बात साबित नहीं कर सकता था। लेकिन अब वह यह समझ गया था कि माइनी असल में उसकी टीम में इसीलिए ज्वाइन हुई थी जिससे कि वह उसे जितने भी पैसे मिले हैं, मतलब जितने भी कॉइन्स मिले थे, वह सभी उससे ले सकी। यह सुनकर नाओफूमी को बहुत गुस्सा आता है। इस तरफ मोटो आंसू कह रहा था कि इस लड़के को तो खत्म ही कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नाओफूमी भी गुस्से में कहता है कि मुझे अपनी वर्ल्ड में वापस जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। पर किंग बताते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जब तक वो चारों हीरो मारे ना जाए तब तक नाओफूमी को वापस नहीं भेजा जा सकता। अब वो यह बात मान लेता और इसके बाद वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले उसके पास जितने भी कॉइन्स बचे हुए थे वो उन सभी को यहाँ माइनी के सामने फेंक देता है। इस चीज से अभी मोटो यासु को गुस्सा आता है और वह हमला करने के लिए उसके ऊपर आगे बढ़ता है, लेकिन अब नाओफूमी वहां से चला गया था। यह सब होते हुए एक मिस्टीरियस आदमी छुप कर देख रहा था। अब नाओफूमी वहां से बाहर आता है, लेकिन अब किंगडम में भी उसके साथ बिल्कुल गलत व्यवहार हो रहा था। कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि जो वो ब्लैक स्मिथ था जिसके यहाँ पर वो तलवार वगैरह लेने के लिए गए थे, वो भी अभी नाओफूमी को पकड़कर उसे पीटने वाला था, क्योंकि उसके हिसाब से नाओफूमी को किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो उसकी आंखों में देखता है तो उसे एक सच दिखाई देता है
जिसकी वजह से वह उसे माफ कर देता है और उसे पहनने के लिए रूप देता है। नाओफिमी के पास पैसे नहीं थे, इस वजह से वह ब्लैकस्मिथ कहता है कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे आए तब तुम मुझे दे देना। इसके बाद अब नाओफिमी वहां से चला गया था और फिर से उस बड़े से जंगल के रास्ते में पहुंच चुका था जहां पर उसे कई सारी स्लाइम मिलती है और वह उन्हें खत्म करता है। यहाँ पर स्लाइम को खत्म करने के बाद उसने अपना लेवल इंक्रीज कर लिया था, इसका मतलब उसकी शील्ड अब लेवल 2 पर पहुंच चुकी थी। साथ ही यहाँ पर उसने कुछ स्लाइम्स को मारकर उनकी जो स्किन होती है उसे अपने पास रख लिया था। बाद में वह गांव वापस आता और वहां पर कर एक सेलर को वह स्लाइम की स्किन बेचने लगता है। अब वो सेलर जानता था कि नाओफिमी को ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, इस वजह से वह सिर्फ एक ब्रॉन्ज कॉइन देने की कहता है। नाओफिमी जानता था कि इनकी कीमत ज्यादा है, इस वजह से वह उसे अपने रोप में फंसा आता है और कहता है कि इससे ज्यादा तो मैं किसी एडवेंचर को बेच सकता हूँ। अब यहाँ उसके रोप के अंदर बहुत सारी स्लाइम्स थी। बाद में वो सेलर डर कर हाँ कर देता और उसे ज्यादा पैसे दे देता है। इसके बाद वह जाकर ब्लैकस्मिथ को 5 कॉइन दे दिए थे और अब वह वापस से वहाँ बाहर की तरफ निकल आया था। यहाँ जंगल में आने के बाद अभी उसे थोड़ी भूख लग रही थी, तभी वह कुछ मेडिसिन को देखता है और अब जब वो उन मेडिसिन को अपनी शील्ड में अब्जॉर्ब करता है तो उसे कुछ हाई क्वालिटी की मेडिसिन मिलती है। इस वजह से वो तुरंत ही उन्हें ले जाकर एक सेलर को बेचता है जो कि दवाइयां बनाता है। अब उस सेलर को वह पसंद आ जाते हैं और इस वजह से नाओफिमी को एक अच्छी कीमत मिलती है। अब यहाँ से वह एक रेस्टोरेंट में गया था जहाँ पर वह सबसे सस्ता खाना खरीद कर खाता है। इसके बाद जब वह वापस लौट रहा था तो स्ट्रीट के अंदर 3 लड़के उसे घेर लेते हैं और उससे उसके पैसे मांगते हैं, लेकिन वो उनसे लड़कर अपने शील्ड से उन्हें हरा देता है। लेकिन नाओफिम यह बात भी जानता था कि वह शील्ड से ही आगे जाकर मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता और साथ ही जो वेव्स आती है उन्हें नहीं रोक सकता। इसी वजह से अभी वह थोड़ी चिंता में था, पर तभी एक आदमी उसे देख लेता और वह उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद वो नाओफ्यू को अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम अपने लिए एक स्लेव खरीद सकते हो। नाओफ्यूम यह बात सुनकर हैरान था। यहाँ पर वो मर्चेंट उसे बहुत सारे स्लेव दिखाना शुरू करता है। जिस दौरान नाओफी में एक डेमी ह्यूमन गर्ल को देखता है, वह मर्चेंट उसे बताता है कि यह डेमी ह्यूमन गर्ल बीमार है, फिजिकली भी और मेंटली भी, इस वजह से हम इसे सबसे सस्ते में बेच रहे हैं। अगर तुम चाहो तो इसे सिर्फ 30 कॉइन में खरीद सकते हो। तो नाओफ्यूम मान जाता है और उसे तुरंत ही खरीद लेता है और इसके बाद वह उससे उसका नाम पूछता है। अब वह डेमी ह्यूमन गर्ल डरते हुए अपना नाम रेप्टिया बताती है। इसके बाद नाओफ्यू में उसे अपने साथ ले गया था और वह सीधा ही ब्लैकस्मिथ के पास आता है जहां वह उससे एक वेपन मांगता है जिसे रेप्टिलिया यूज कर सकती है। रेप्ट वो वेपन लेकर अभी भी डर रही थी, लेकिन नाओफ्यूम तुरंत ही अपने कपड़ों में से एक स्लाइम निकालता है और कहता है कि रेप्ट इसके ऊपर हमला करे। वो अभी भी बहुत डरी हुई थी और वह ऐसा कर नहीं रही थी। इस वजह से नाओफिमी उसे ऑर्डर देता है और जब रेप्ट ऑर्डर नहीं मानती तो अचानक से उसका चेस्ट पर लगा हुआ वो कर्स जो कि मर्चेंट ने नाओफ्यूम के नाम पर लगाया था वो एक्टिवेट हो जाता है और रेप्टिया को नाओफूमी की बात माननी पड़ती है। अब वो जैसे ही स्लाइम पर हमला करती है तो स्लाइम मारा जाता है, जिस वजह से रेप्ट को कुछ एक्सपी पॉइंट मिल चुके गए थे जो असल में बाद में उसके लेवल को इंक्रीज करने में उसकी हेल्प करेंगे। अब इसके बाद वो दोनों वहां से सीधा रेस्टोरेंट में आ गए थे। यहाँ पर नाओफिमी फिर से सबसे सस्ता खाना खरीद पर आ गए थे जहाँ पर नाओफिमी को बहुत सारी स्लाइम मिलती है। यहाँ पर नाओफिमी फिर से कुछ स्लाइम्स को खत्म करता है और साथ ही वह रेप्ट से भी ऐसा ही करवाता है, जिसकी वजह से अब उसकी शील्ड का और रेप्ट का दोनों का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा था। रात के टाइम पर हम देखते हैं कि रेप्ट या नाओफ्यूम से पूछती है कि वह कौन है, जिस पर वह बताता है कि वह सील्ड हीरो है। यह सुनकर रेप्ट हैरान थी क्योंकि उसे याद आता है कि एक बार उसके पेरेंट्स ने उसे बताया था कि सील्ड हीरो बहुत अच्छा है, सिर्फ वही है जो हम डेमी ह्यूमन से अच्छे से बात करता है। अब हमें यहाँ जानने को मिलता है कि असल में नाओफूमी के अलावा भी कई सारे सील्ड हीरो यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि पहले भी 4 हीरोज को समन किया जा चुका था। अब इसके अचानक से एक सपना दिखाई देता है जिसमें उसके पेरेंट्स उसे लेकर भाग रहे थे और उनके पीछे एक 3 हेड डीम डॉग पड़ा हुआ था। अभी उसके पेरेंट्स उसे बचाने के लिए खाई में फेंक देते हैं और खुद मारे जा जाते हैं। यह देखकर रेप्टिलिया बहुत डर गई थी और घबराकर उठ गई थी, लेकिन अब नाओफ्यूम उसे पकड़कर उसे शांत कराता है। हम देखते हैं कि अब उन्होंने धीरे धीरे जंगल में जितनी भी हर्ब्स थी, मतलब जितने भी मेडिसिन बनाई जा सकती है, उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया था और उन्हें ले जाकर नाओफ्यूम हमेशा उस मेडिसिन वाले आदमी को बेच देता था। अभी हम देखते हैं कि आज रेप्टिलिया वहां बाहर बैठी हुई थी जहां पर वह कुछ बच्चों को बॉल खेलते हुए देखती है और नाओफिमी जब वहां बाहर आता है तो उससे पूछता है कि क्या उसे भी बॉल चाहिए, जिस पर रेप्टिलिया मना करती है। लेकिन यह स्मिथ उन्हें एक बड़ी सी तलवार देता है जो कि ज्यादा बड़ी नहीं है पर रेप्टिलिया के लिए आगे काम आएगी। इसके बाद हम देखते हैं
कि अभी जब वह उस जंगल में और अंदर की तरफ आते हैं तो उन्हें यहाँ पर एक पॉइजनस रैबिट मिलता है जिसने नाओफिमी के हाथ को बाइट कर लिया था। वो रेप्टिलिया से कहता है कि वो रैबिट को खत्म कर दे, लेकिन रेप्टिलिया ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो रैबिट बहुत ही ज्यादा क्यूट था। लेकिन नाओफ्यूम उसे समझाता है कि अगर वह इसी तरह से डरती रही और क्यूट चीजें देखकर उसे माफ करती रही तो वह कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाएगी, और वैसे भी अगर वह स्ट्रांग नहीं बनी तो नाओफिमी को उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नाओफिमी यहाँ पर आने वाली वेव्स को खत्म करना चाहता है और इसके लिए उसे रेप्टिलिया की मदद चाहिए। यह सुनकर रेप्टिलिया तुरंत ही जाकर सीधा उस रैबिट को खत्म कर देती है। वो कहती है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझमित के पास आ गया था। यहाँ पर वह उससे पूछता है कि क्या आसपास कोई और गांव है जहाँ पर हम जाकर कुछ पैसे कमा सके। अब वो अस्मित उसे पास के ही एक गांव का रास्ता बताता है। अब नाओफिमी उस गांव में आने के बाद वहाँ पर बैठे एक सेलर से बातचीत करते हुए उसे वो रैबिट की स्किन सेल करता है और यहाँ उससे ऐसी कोई जगह पूछता है जहाँ से वह और ज्यादा पैसे कमा सके। यहाँ पर वो सेलर उसे बताता है कि एक टनल है जिसके अंदर उसे बहुत सारे ऑब्स मिल सकते हैं जो कि असल में मॉन्स्टर टाइप के होते हैं और वो उनकी स्किन को सेल कर सकता है। अब नाओफिमी उसकी बात मान लेता और तुरंत ही असल में किंगडम के अंदर एक रेपियर टावर है जहां पर जाकर सभी हीरो रजिस्टर कराते हैं और उसके बाद में जब भी वेब जिस जगह पर आने वाली होती है वहां पर उन्हें टेलीप कर दिया जाता है जहां उसकी मुलाकात बाकी सभी हीरो से होती है। अभी वह सभी नाओफिमी का मजाक उड़ा रहे थे, खासकर मोटो यासु। इस वजह से नाओफिमी को बहुत गुस्सा आता है और वह उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वहां से वापस लौट आता है। यहाँ रात के टाइम अभी रेप्टिया नाओफिमी से कहती है कि वो नाओफिमी को कभी धोखा नहीं देगी, लेकिन नाओफिमी यह बात पहले से ही जानता था। वैसे अब थोड़ा सा टाइम और बीतता है और हम देखते हैं कि अब रेप्ट एन टावर में सैंड धीरे धीरे दूसरे ब्लॉक पर पहुंच चुकी थी, जिसका मतलब वेव आने का टाइम हो चुका है। इसीलिए इन चारों को, यानी कि इन चारों हीरोज को और उनकी टीम मेंबर को सीधा ही टेलीप करके उस विलेज के बाहर भेज दिया जाता है जहां वेव आने वाली थी। अब जब फाइनली फर्स्ट वेव स्टार्ट होती है जिस दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे बीस्ट और मॉन्स्टर वहां गांव के ऊपर हमला करना शुरू कर दिए थे और अभी जो बाकी तीनों मेन कैरेक्टर थे वो यहाँ पर उन मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ नाओफिमी जो कि मॉन्स्टर से तो लड़ रहा था पर वह उन विलेजर्स को भी बचा रहा होता है। विलेजर्स अभी खुश थे कि उनके लिए भी कोई है, क्योंकि बाकी जो तीन मेन कैरेक्टर हैं वो किसी को भी बचाने में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ दिनों के बाद उन्हें रेनफोर्स्ड मिलती है, मतलब उनकी मदद के लिए अब किंगडम के बहुत सारे सोल्जर भी वहां पर आ गए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आते ही एक फायर मैजिक स्पेल कास्ट किया था जिससे बड़े बड़े आग के गोले वहां गांव के ऊपर गिरने लगे थे। भले ही इससे मॉन्स्टर खत्म हो रहे थे पर इससे गांव वालों को भी नुकसान पहुंच रहा था, लेकिन नाओफ्यूम और रेप्ट जितना भी हो सकता था उतने लोगों को बचाते हैं। अब रेप्ट को गुस्सा आता है, इस वजह से वो एक सोल्जर पर हमला करने वाली थी, तभी वाइस कैप्टन उसे ऐसा करने से रोक लेता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी जो भी सोल्जर्स थे वो खासकर तीन मेन कैरेक्टर मतलब कि नाओफिमी को छोड़कर बाकी जो तीन मेन कैरेक्टर थे उनकी खास मदद कर रहे थे। नाओफिमी का उन पर ज्यादा ध्यान नहीं था। वैसे अंत में वो सभी मॉन्स्टर और बीस्ट को खत्म करके इस वेव को क्लियर करते हैं, लेकिन यहाँ पर गांव वाले थैंक यू सिर्फ स्पेशली नाओफ्यूम को ही कह रहे थे। भले ही उन्होंने विलेज को पूरी तरह से नहीं बचा पाया, लेकिन ज्यादातर विलेजर्स बच चुके थे। इस वजह से अभी विलेजर खुश थे, क्योंकि पहले जब वेव्स आती थी तो उनका पूरा गाँव डिस्ट्रॉय हो जाता था। यहाँ पर एप्टेनिया बहुत उदास थी, वो कह रही थी कि काश वो लोग उसके विलेज को भी इसी तरह से बचा पाते, मगर नाओफ्यूम यहाँ पर उसके पास आता। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि अभी उन्होंने एक वेव क्लियर कर ली थी, इस वजह से वहां किंगडम के अंदर सेलिब्रेशन हो रहा था। अभी किंग का ध्यान सिर्फ उन्हीं तीनों मेन कैरेक्टर पर था, लेकिन नाओफ्यूम पर किसी का ध्यान नहीं था। तभी यहाँ पर रेप्ट नाओफिमी के लिए एक चीज लाती है खाने को, पर नाओफिमी इसके लिए मना कर देता है, पर रेप्ट उसे जबरदस्ती खिलाने लगती है और उनके बीच में अच्छा सब कुछ चल रहा था। उसी दौरान वहां पर मोटो यासु आता और मोटो यासु को यहाँ पर माइनी लेकर आई थी, क्योंकि माइनी ने उससे कहा था कि नाओफुमी ने एक दूसरी लड़की को फंसा लिया है और शायद वो नाओफुमी की असलियत नहीं जानती, इसीलिए हमें उसे आजाद कराना चाहिए। अब मोटो यासु वहां पर आ जाता और नाओफ्यूम से कहता है कि वह उससे फाइट करे, लेकिन नाओफ्यूम ने तुरंत ही फाइट के लिए मना कर दिया था। लेकिन मोटो यासु कहता है कि उसे लड़ना ही होगा। वह चाहता है कि अगर वह जीत गया तो नाओफिमी को रेप्ट को आजाद करना होगा, लेकिन नाओफिमी कहता है कि अगर मैं जीता तो क्या, तो इस पर मोटो यासु कहने लगता है कि अगर तुम जीते तो तुम रेप्ट को अपने साथ रख सकते हो। नाओफिमी को यह डील बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वह तुरंत ही मना करके वहां से जाने लगता है, लेकिन इतने में ही किंग के सोल्जर वहां रेप्ट को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि नाओफिमी को लड़ना पड़ेगा और अब उनके बीच में लड़ाई शुरू होती है। यहाँ अरीना के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे किंगडम के लोग अभी इस मैच को देखने के लिए आए थे। नाओफुमी और मोटो यासु आपस में लड़ते हैं
और हमें पता है कि नाओफिमी तो असल में एक शील्ड मैन कैरेक्टर है, जिसकी वजह से उसके पास कोई वेपन नहीं रह सकता, लेकिन मोटोयासु यहाँ पर एक स्पीयरमैन कैरेक्टर है, इस वजह से उसके पास एक एडवांटेज है। अब लड़ाई शुरू होती है। नाओफ्यूम ने अभी तक एडवेंचर में जितने भी तरह के अपनी शील्ड अनलॉक की थी वह उन सभी का यूज करता है, इस वजह से मोटोयासु को प्रॉब्लम हो रही थी। सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि सच में शील्ड मैन कैरेक्टर पावरफुल है, पर अब मोटोयासु अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तभी नाओफ्यूम अपने वो डीम डॉग वाली शील्ड को अनलॉक करता है, जिसे उसने 2 हेड डीम वाले डॉग के ब्लड से अनलॉक किया था। इसके आते ही यहाँ पर मोटोयासु के आसपास एक केज क्रिएट हो गया था, जिसके अंदर बहुत सारी स्लाइम्स थी जो कि मोटोयासु को काटना शुरू कर देती है। इस वजह से उसे दर्द हो रहा था। मोटोयासु जल्दी उससे हार जाता है, लेकिन इतने में ही माइनी वहां से छुपकर हमला करती है और इसकी वजह से यहाँ नाओफिमी नीचे गिर गया था। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मोटोयासु ने नाओफिमी को हरा दिया और फाइनली मोटोयासु को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। नाओफिमी यहाँ पर कह रहा था कि माइनी ने मोटोयासु की मदद की, इसका मतलब उन्होंने चीटिंग की है, पर उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। वहां पर बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन कोई भी नाओफिमी के पक्ष में कोई भी बात नहीं कर रहा था। यह देखकर नाओफिमी मन में सोचता है कि ये लोग अंधे हैं क्या। वैसे नाओफिमी को इस चीज से बहुत बुरा लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहां का किंग मोटोयासु को विनर घोषित करता है और उसे अपने पास बुलाता है। उस दौरान नाओफिमी को जानने को मिलता है कि माइनी असल में किंग की बेटी है, इसका मतलब वो इस किंगडम की प्रिंसेस है। अब इस बात से नाओफिमी सब कुछ समझ चुका था कि शुरुआत से ही उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मतलब कि किंग जो कि शील्ड मैन कैरेक्टर को हेट करते हैं, उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी को नाओफिमी की टीम में भेजा, जिससे कि वो नाओफिमी को फंसा सके और सभी के मन में उसके लिए गलत इमेज को क्रिएट कर सके। और इसी वजह से अभी सब नाओफिमी को हेट करते हैं। मगर नाओफिमी का कहना था कि अगर जब किंग को शील्ड मैन कैरेक्टर पसंद ही नहीं है तो उन्होंने उसे समन ही क्यों किया, और जबकि उसकी कोई गलती नहीं है तो फिर वो उसे हेट क्यों करते हैं। उसे इस चीज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सामने देखता है कि एक जनरल अभी एक खास लिक्विड का यूज कर रहा था रेप्ट की चेस्ट से वो कर्स साइन को हटाने के लिए, और अब रेप्ट के ऊपर से वो कर्स हट भी जाता है। वैसे नाओफिमी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेप्ट के ऊपर कर्स रहे या ना रहे, बस उसे सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ रहा था कि सब उसके साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, जबकि उसने अभी अभी एक विलेज को बचाया है। उसे इस चीज पर बहुत गुस्सा आता है और इसी वजह से उसकी जो अंदर की फीलिंगलेस शील्ड की एक मिस्टीरियस पावर जिसे कर्स सीरीज कहा जाता है वह एक्टिवेट हो जाती है। उसी समय वहां दूसरी तरफ अभी रेप्ट ने यहाँ मोटोयासु को एक जोरदार कांटा मार दिया था। वह उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे बचाओ, यह बात मैंने तो तुमसे नहीं कही थी। अभी मोटोयासु यह सब बातें सुनकर हैरान था। तभी माइनी आगे आती है और रेप्ट की तरफ हाथ आगे बढ़ाती है उसे चाटा मारने के लिए, लेकिन इतने में ही वहां पर रेन और इट्स की वहां पर आ जाते हैं। वो दोनों माइनी को रोक देते हैं और मोटोयासु को सब कुछ सच बताते हैं कि वह हार चुका था, लेकिन माइनी ने उसकी छुपकर मदद की। इस चीज पर माइनी कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, शायद उन्हें कोई भ्रम हुआ होगा। अभी वहां ग्राउंड में मतलब कि जो किंगडम के लोग बैठे हुए थे उनमें से कोई कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन उसका सीधा कारण यही है कि वह किंग से डरते हैं, इस वजह से वह कुछ कह नहीं सकते थे। अब यहाँ पर रेप्ट नाओफिमी के पास आती है और कहती है कि भले ही मेरे ऊपर से वह कर्ज हट चुका हो, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी स्वर्ड हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी आगे भी मॉन्स्टर से लड़ने में और वेव को क्लियर करने में। लेकिन नाओफिम उसे चुप रहने को कहता है और कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, तुम्हारे ऊपर से कर्ज हट चुका है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अब रेप्ट उसके पास आती है। नाफूमी अभी अपने इमोशंस में खो चुका था, इस वजह से वह सिर्फ एक अंधेरे कमरे में देख रहा था। अभी रेप्ट उसे समझाती है कि माइनी ने नाओफूमी के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन उसे सब पर यकीन नहीं है। पर नाओफिमी कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, और इतना कहते हुए वह शील्ड को निकालने लगता है और कहने लगता है कि यह शील्ड किसी काम की नहीं। पर इस पर रेप्ट या कहती है कि नहीं, तुम इसे जितना पावरफुल मानते हो ये उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है, और इसी की मदद से तुमने उस विलेज को बचाया था। लेकिन वो कहता है कि मुझे किसी भी विलेज को नहीं बचाना था, वो बस अपने आप भी ऐसा हो गया। लेकिन रेप्टिलिया उसे गले लगाकर कहती है कि वो ऐसा नहीं है, वह सबकी बातों में आ रहा है। और दूसरी बात यह कि वो अब नाओफिमी को खुद से भी ज्यादा अच्छे से समझने लगी थी। अब यही चीज नाओफिमी को असल में सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसके जो इमोशंस थे वो उसके ऊपर काबू नहीं कर पाते। और नाओफिमी को फाइनली रियलाइफ यानी वेव शुरू होने से पहले कहे थे, लेकिन उसने उसकी बातों पर तब ध्यान नहीं दिया था। अब जब वह अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि रेप्ट की जजब बढ़ चुकी है। यह देखकर वह हैरान था, असल में पहले उसने यह चीज नोटिस नहीं की थी। इधर हम मोटोयासु को देखते हैं जो कि अभी नाओफिमी और रेप्ट को देखकर यह सोच रहा था कि शायद रेप्ट अभी भी किसी स्पेल के अंदर है। वो सोचता है कि उसे रेप्ट को आजाद कराना चाहिए, पर तभी रेन और इट्स
सुकी उससे कहते हैं कि या तो वह अंधा है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है जो उसको अभी तक यह चीज समझ में नहीं आई। अब इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर नाव फ्यूम रेप्ट से पूछ रहा था कि उसकी एज इतनी स्पीड से कैसे बढ़ गई और उसने ये चीज नोटिस ही नहीं की। तो इस पर रेप्ट या कहने लगती है कि असल में उनके क्लन में ही यह खासियत है, वह नॉर्मल ह्यूमन से अलग हैं, इस वजह से उनके यहाँ जो बेबी डेमी ह्यूमंस होते हैं उनकी उम्र नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ती है, करीबन 4 गुना तेजी से। अब उसी दिन हम देखते हैं कि किंग ने चारों हीरोज को अपने पास बुलाया था। यहाँ पर वह सभी को रिवॉर्ड दे रहे थे क्योंकि उन्होंने अभी करंटली फर्स्ट वेव को क्लियर कर दिया था। यहाँ पर वह मोटो यासु को 4000 कॉइन्स देते हैं और वहीं रेन और इट्स सुकी को 33,000 कॉइन्स दिए जाते हैं। अब जब नाव फूमी की बारी आती है तो उसे सिर्फ 500 ही कॉइन मिलते हैं, लेकिन उस पर भी किंग मना करते हुए कहते हैं कि नाव फूमी मोटो यासु से हार गया था, इस वजह से उसे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। नाव फूमी को इस चीज पर बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ रेन और इट्स की कहने लगते हैं कि नाव फ्यूम हारा नहीं था, माइनी ने चीटिंग की थी, लेकिन माइनी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी और किंग जो कि उसके फादर हैं वो भी इस बात को मान नहीं रहे थे और कह रहे थे कि ये सब फालतू की बातें हैं। हम सभी ने देखा कि नाव फिमी हार गया। अब नाव फिमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता और वह आगे बढ़ने लगता है पर तभी रेप्ट उसे रोक देती है और यहाँ से चलने को कहती है। वह उसकी बात मान लेता है और वह लोग वहाँ से वापस लौट आते हैं। इसके बाद अब वो उसी मिस्टीरियस मर्चेंट के पास आए थे जहाँ पर नाव फेमी को रेप्ट मिली थी। अभी वो उस मर्चेंट से वही कर्स साइन को फिर से बनाने को कहता है। ऐसा वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि अगर रेप्ट के ऊपर कर्स का साइन होगा तो उसके लेवल, स्टेटस और पावर के बारे में नाव फिमी को अपने स्क्रीन पर दिखता रहेगा। अब मर्चेंट वो कर्स साइन बना देता है। तभी नाव फिमी और रेप्ट की नजर पास में ही रखे कुछ एग्स पर जाती है। यह कुछ खास तरह के एग्स थे। नाव फिमी इनके बारे में पूछता है तो रेप्ट बताती है कि ये नॉर्मल एग्स नहीं है बल्कि इनके अंदर से वो बर्ड्स निकलती है जिन्हें हमने किंगडम के अंदर देखा था। नाव फ्यूम पहले भी उन बर्ड्स को देख चुका है। वो बर्ड्स असल में सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए यूज में आती है, इसीलिए अब वो भी उन्हें खरीदने का सोच रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाव फिमी अभी एक मेडिसिन वाली दुकान पर आया था जहां से वह एक बुक खरीदता है जिसमें कई तरह की हर्ब्स के बारे में लिखा हुआ था। उसे यह बुक फ्री में मिल जाती है क्योंकि वहां का जो ओनर था उसका रिलेटिव वहां उस विलेज में रहता था जहां पर अभी वो वेब आई थी और उसे पता चल चुका था कि शील्ड हीरो ने ही खास करके उनके विलेज को बचाया है, इस वजह से वो उसे बुक फ्री में ही दे रहा था। नाव फिमी जब उस बुक को देखता है तो उसे उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसकी लैंग्वेज अलग थी। इसके बाद जब वो वहां से लौट कर जा रहा था तभी उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है। वो उसे एक ग्रिम वॉर देती है और कहती है कि उनका भी रिलेटिव उसी विलेज में रहता था। यह ग्रिम वॉर नाव फिमी को बहुत ही हेल्प कर सकता है उसकी पावर को बढ़ाने में क्योंकि इसके अंदर कई तरह के मैजिक स्पेल्स लिखे हुए थे। नाव फिमी थैंक यू कहकर उसे ले लेता है, लेकिन बाद में वह देखता है कि उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता वह क्योंकि उसमें अभी वही दूसरी बुक की तरह लैंग्वेज लिखी हुई थी जो कि उसे आती नहीं थी। अब रेप्ट उससे कहती है कि हम साथ मिलकर इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं क्योंकि अभी हमें अच्छा खासा समय मिल चुका है क्योंकि अगली वेब आने में अभी कुछ मंथ बाकी है। इसके बाद नाव फिमी फैसला करता है कि वह इस लैंग्वेज को सीखेगा और आज वह उसी गांव में रुकेंगे, मतलब इसी किंगडम में रुकेंगे। अब उस दिन के लिए वो वहां पर रुक गए थे, लेकिन अगले ही दिन हम देखते हैं कि उन्होंने जो एक खरीदा वो हैच करता है, मतलब ब्रेक करता है और उसके अंदर से एक ड्रैगन टाइप का बर्ड बाहर निकल कर आती है। अभी ये बर्ड अचानक से चलने भी लगी थी और यह बहुत ही ज्यादा क्यूट भी थी, इसीलिए नाव फिमी इसका नाम फलो रखता है और उस बर्ड का साइज भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। सिर्फ एक ही हफ्ते में ये अपने साइज से कई गुना बढ़ जाती है। यह देखकर नाव फिमी बहुत खुश था क्योंकि अब वो उनकी मदद कर सकती है। वैसे अभी तक नाव फिमी और रेप्ट यानी उस विलेज को छोड़ा नहीं था। तभी उस विलेज में एक और हीरो की एंट्री होती है जो कि असल में मोटो यासु था। उसके साथ यहाँ पर माइनी भी आई हुई थी। वह सभी गांव वालों को बताते हैं कि किंग की तरफ से यह ऑर्डर है कि मोटो यासु अब से उनका नया लॉर्ड होगा, मतलब कि किंग तो नहीं पर इस गांव का किंग कह सकते हैं और यहाँ के जो भी डिसीजन है वह मोटो यासु ही लेगा। गांव वालों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब माइनी कहने लगती है कि विलेज को डेवलप करने के लिए हम टैक्सेस लगा रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर जाता है या अंदर आता है तो भी उसे टैक्स देना होगा और साथ ही साथ गांव में रहते हुए भी उसे कुछ अच्छा खासा टैक्स देना होगा। इस पर गांव के लोग गुस्सा करते हैं क्योंकि उनके पास 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नसीब नहीं होती, लेकिन माइनी मानने को तैयार नहीं थी। अब नाव फिमी इस बात के खिलाफ था। वो आगे आता है पर तभी अचानक से कुछ और लोग वहां पर आते हैं और माइनी को एक स्क्रोल देते हैं। वो स्क्रोल पकड़ती है और गुस्से में नाव फेमी को चैलेंज करते हुए कहती है कि हम एक रेस लगाएंगे और जो भी उस रेस में जीता यह गांव उसका। सभी गांव वाले अभी नाव फिमी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो रेस करें, लेकिन वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। पर इस तरफ हम देखते हैं कि फलो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इस वजह से नाव
नाओफी को भी हाँ करनी पड़ती है और अब यह रेस स्टार्ट होती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि नाओफिमी और फिलो दोनों ही आगे निकल रहे थे, जिस वजह से अभी माइनी को गुस्सा आता और वह अपने ही सोल्जर से कुछ मैजिक स्पेल का यूज करने को कहती है। उसके सोल्जर कई तरह के स्पेल क्रिएट करते हैं, जैसे कि पहले उन्होंने एक हॉल क्रिएट किया था जिसकी वजह से फलो और नाओफ्यूम नीचे गिर जाते हैं, लेकिन फिर फलो और भी ज्यादा मोटिवेशन के साथ खड़ा होता और फिर से मोटो यासु को पीछे छोड़ने लगता है। यह देखते हुए अब माइनी के सोल्जर नाओफिमी की स्पीड स्लो कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर उन्होंने ने मोटो यासु की स्पीड को भी बढ़ा दिया था, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि नाओफ्यूम और फिलो हार नहीं मानते। नाओफ्यूम अपनी सील्ड पावर से वहां पर स्पिरिचुअल शील्ड क्रिएट कर रहा था उन गड्ढों के ऊपर, जिसकी वजह से अब वो गड्ढे भी उसे गिरा नहीं पा रहे थे और लास्ट में अब जीत नाओफिमी की ही होती है। यह देखकर माइनी और मोटो यासु दोनों ही हैरान थे, पर माइनी कहती है कि उसने चीटिंग की है क्योंकि जब वो रेस जीता था तभी अचानक से फिलो का साइज पहले से भी डबल हो चुका था। माइनी कह रही थी कि तुमने जरूर किसी स्पेल का इस्तेमाल किया है। तभी वहां पर मिस्टीरियस आदमी आते हैं जिन्होंने अभी अभी माइनी को वह स्क्रॉल दिया था। वह कहते हैं कि सच में यहाँ किसी ने मैजिक यूज किया था। माइनी कहने लगती है कि यह काम नाओफिमी का है, पर वह कहते हैं कि नहीं, उसने सिर्फ सपोर्टिव और हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया था। चीटिंग तो माइनी और मोटो यासु ने की है। यह सुनकर वह समझ गई थी कि अब वह यहाँ पर कुछ कह नहीं सकती, इस वजह से वह कहने लगती है कि हमें यह विलेज नहीं चाहिए, वैसे भी यह खराब है। और इसके बाद वह और मोटो यासु वहां से चले जाते हैं। अभी गांव वाले नवफ्यूम को थैंक यू कह रहे थे, लेकिन नवफ्यूम कहता है कि मैंने आपके गांव को बचाया है, मुझे रिवॉर्ड चाहिए। गांव वाले कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम आपको कुछ दे सके, जिस पर नाओफुमी कहने लगता है कि मुझे पैसे वगैरह नहीं चाहिए। अब वो सोच रहे थे कि नाओफुमी को क्या दे, तभी फलो को वहां पर रखी एक बगी दिखाई देती है जो कि उसे अच्छी लगती है, जिस वजह से वह उसी की डिमांड करती है और गांव वाले भी वह बगी उन्हें दे देते हैं। अब वह लोग वहां से निकल चुके थे। रास्ते में नाओफ्यूम सोच रहा था कि उसके पास वो टोकन है जिससे वह किसी भी विलेज में जा सकता है बिना विलेज की फीस दिए, मतलब वहां पर हर विलेज में एंट्री के लिए कुछ पैसे लगते हैं। लेकिन नाओफ्यूम असल में एक हीरो है, इस वजह से उसे पैसे नहीं देने होंगे, इसीलिए अगर वह चाहे तो अपने बगी में बिठाकर लोगों को ट्रेवल करा सकता है और उनसे पैसे लेकर वह कुछ पैसे भी कमा सकता है। अब तभी हम देखते हैं कि रप्टिलिया की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है क्योंकि वह पहली बार बगी में बैठी थी, इसीलिए अभी उसे उसकी आदत नहीं है। अब वैसे भी रात हो चुकी थी, इस वजह से वह वहीं जंगल में रुकने का फैसला करते हैं। नाओफिमी अभी सो रहा था, तभी फलो उसके पास आती है। अब जब सुबह नाओफिमी की नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसके पास में एक बच्ची सो रही है। यह देखकर वह पहले तो हैरान था, पर बाद में उसे जानने को मिलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि फलो है। इसके बाद वो लोग आते हैं ब्लैक स्मिथ के पास, जहाँ पर वह अभी फलो के लिए कुछ क्लॉथ लेने के लिए आए थे, क्योंकि वह जब भी अपना रूप बदलती है तो उसके कपड़े फट जाते हैं। अभी ब्लैक स्मिथ को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर फिलो अपना बर्ड वाला रूप बनाकर दिखाती है और वो लोग उसे बताते हैं कि वह मर्चेंट के पास गए थे, जहां पर उसने बताया कि फलो उसकी स्पेसीज की एक खास तरह की बर्ड है और वो लोग उसे बताते हैं कि फलो उसकी स्पीशीज की एक खास तरह की बर्ड है जो कि ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकती है। और साथ ही उन्होंने एक और स्पेल फलो के ऊपर क्रिएट किया था जिससे कि अब वो नाओफ्यूम के साथ कनेक्ट हो चुकी है, बिल्कुल रेप्ट की ही तरह। यहाँ पर वो अभी ब्लैक स्मिथ के पास कपड़े लेने आए थे, लेकिन ब्लैक स्मिथ बताता है कि उसके पास इस तरह के मैजिकल क्लॉथ नहीं है। वो अपने एक दूसरे टेलर के पास जाने को कहता है। अगले सीन में वो लोग उस टेलर के पास आ चुके थे, जहाँ पर आने के बाद वो टेलर गर्ल बताती है कि मैं इसके लिए कपड़े सिल सकती हूँ, पर मुझे मैजिकल थ्रेड की जरूरत पड़ेगी। अब मैजिकल थ्रेड के लिए उन्हें एक दूसरी शॉप पर आना पड़ता है, जहाँ पर जो लेडी मैजिकल थ्रेड भेजती है वह बताती है कि उसके पास अभी मैजिकल थ्रेड है ही नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो उसे अवेलेबल करा सकती है, इसीलिए उन्हें कुछ दिन के लिए रुकना होगा। अब नाओफिमी, रेप्ट और फिलो इस विलेज में ज्यादा समय तक रुक नहीं सकते थे, इस वजह से वो कहते हैं कि हम फिर वापस आएंगे और वहां से वह चले जाते हैं। अभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि भागते हुए अपने गांव की तरफ लौट रहा था। नाओफिमी को यही सही मौका दिखता है। वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ दूंगा, मुझे बस एक कॉइन दे देना। अब इस पर वह आदमी कहने लगता है कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और उसकी मदर की तबीयत बहुत खराब है और इसीलिए उसे जल्दी से जल्दी अपने विलेज पहुंचना है। नाओफिमी उससे कहता है कि ठीक है, तू मुझे कुछ खाना वगैरह दे देना, और उसको बिठा लेता है और अभी स्पीड बढ़ाने के लिए वह बगी को वहीं पर छोड़ देता है। अभी वो फलों के ऊपर ही बैठकर जा रहे थे, रास्ते में उन्हें गांव वाले रोकते हैं, मतलब गांव के बाहर जो लोग खड़े थे वो रोकते हैं, लेकिन नाओफी में उन्हें वो टोकन दिखा देता जिससे वह समझ जाते हैं कि नाओफिमी असल में एक हीरो है। इसके बाद वह सीधा उस आदमी के घर पर पहुंच चुका था, जहां पर अभी वह आदमी अपनी मदर के लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रहा था। उसी समय नाओफिमी उस मेडिसिन को अपने शील्ड के साथ रिफाइन करते हुए उसकी पावर को बढ़ा देता है,
जिसकी वजह से वह मेडिसिन अब कई गुना ज्यादा असरदार हो चुकी थी। उसके असर से उस आदमी की मदर बिल्कुल एक बार में ही ठीक हो जाती है। यह देखकर वह आदमी भी हैरान था। बाद में जब नाओफिमी वहां से लौट रहा था तब वो आदमी उसे बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे देता है। वैसे वो आदमी उससे पूछता है कि आखिर उसने किस तरह के स्पेल का यूज किया, लेकिन यहाँ पर नाओफिमी उसे ज्यादा कुछ बताता नहीं और वहां से वापस आ जाता है। अब रोज उसका यह नया धंधा सही तरीके से चल रहा था। वह यहाँ से वहां हर गांव वालों को ट्रेवल करा रहा था और लोगों को लिफ्ट दे रहा था, जिससे उसे ठीक ठाक पैसे भी मिल रहे थे। एक दिन उसकी गाड़ी में एक और आदमी बैठता है और वह आदमी असल में खुद भी एक मर्चेंट था। यहाँ पर वह नाओफिमी की तारीफ कर रहा था क्योंकि उसने उसके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है। अब तभी रास्ते में उन्हें कुछ लुटेरे मिलते हैं जो कि उनका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि इन लोगों के पास जो भी है वह उन्हें दे दे। पर यह देखते ही नाओफिमी नीचे आता है लड़ने के लिए, पर उससे पहले रप्टिलिया वहां सामने आ जाती है और वह अभी उनसे फाइट करती है। पर इससे पहले ही फलो यहाँ पर अपने एक टॉर्नेडो स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लुटेरों को हरा देती है और बाद में वो लोग उन्हें बांध लेते हैं। अभी नाओफिमी सोच रहा था कि वह इनका क्या करे, तभी वह मर्चेंट आदमी कहता है कि हमें इन्हें लोकल सोल्जर को दे देना चाहिए जिससे इन्हें सजा मिलेगी। नाओफिमी के हिसाब से यह बात बिल्कुल सही थी, लेकिन अब वो लुटेरे हंसने लगे थे और कहने लगे थे कि हाँ बिल्कुल हम वहां से जल्दी आजाद हो जाएंगे। वैसे भी नाओफिमी की इमेज बहुत खराब है और इससे कोई भी उसे हीरो नहीं समझने वाला। अब इस बात पर नाओफिमी को गुस्सा आता और वह अपना प्लान बदल लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी वो लुटेरे जहां पर रह रहे थे वहां उनका सारा ट्रेजर रखा हुआ था जो कि उन्होंने बाकी लोगों से लूटा है। नाओफिम उनसे वही ट्रेजर ले रहा था। यहाँ पर रेप्टिलिया कह रही थी कि हम चोर के घर में चोरी कर रहे हैं। वैसे वह मर्चेंट आदमी कहता है कि यह गलत नहीं है, नाओफिमी बिल्कुल सही कर रहा है। तभी नाओफिमी उससे कहने लगता है कि तुम्हारी अच्छी बातें मुझे ज्यादा पसंद नहीं, मैंने तुम्हें लुटेरों से बचाया, इस वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना होगा। वो मर्चेंट कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कॉइन से भी ज्यादा कीमती चीज दूंगा जो कि मेरी नॉलेज है। इसके बाद वो उसे अपने घर पर ले आया था जहाँ पर वह नाओफिमी को जेम्स स्टोन के बारे में नॉलेज देता है, जिसकी वजह से अब नाओफिमी भी जेम्स स्टोन को क्रिएट कर सकता था और उन्हें रिफाइन कर सकता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे नॉलेज लेते लेते वह मर्चेंट बीच में खोल मिल गया था जहां पर उसे कई तरह की न्यूज मिलती है। पहले उसे जानने को मिलता है कि मोटो यासु ने अभी अभी लेटेस्ट एक नए गांव को बचाया है जो कि भूख से तड़प रहा था। उनकी फसल ग्रो नहीं कर रही थी, लेकिन मोटो यासु ने एक ऐसी फसल ढूंढी जो कि किसी भी मौसम में ग्रो कर सकती है। लेकिन नाओफ्यूम जानता था कि यह बात गलत है। माइनी असल में एक प्रिंसेस है, इस वजह से किंग को यह कहीं से मिली होगी और उसका क्रेडिट उन्होंने मोटो यासु को दे दिया उसे एक हीरो बनाने के लिए। अब इसके बाद उसे जानने को मिलता है कि रेन अभी बड़े बड़े खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ रहा है खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए और अगली वेव की तैयारी करने के लिए। इसके बाद उसे इटकी के बारे में जानने को मिलता है कि वह अचानक से कहीं गायब हो चुका है। उन्हें लास्ट न्यूज यह मिली थी कि वह एक मिस्टीरियस पावरफुल डंजो के अंदर गया है, लेकिन उसके बाद से उन्हें कुछ ज्यादा न्यूज नहीं मिली। अब इतनी जानकारी और इतनी नॉलेज नाओफूमी के लिए बहुत थी। वो वहां से जाने का डिसाइड करता और सबसे पहले उस मर्चेंट आदमी को थैंक यू कहता है। अब वो मर्चेंट आदमी यहाँ नाओफ्यूम को एक लेटर देते हुए कहता है कि वह पास के ही माइन की तरफ जा सकता है क्योंकि वहां पर मर्चेंट आदमी का एक दोस्त रहता है जो कि उसे कुछ जेम्स स्टोन प्रोवाइड करा सकता है। नाओफ्यूम तुरंत ही वहां पर पहुंचता है और उस आदमी से मिलता है। वह आदमी कहता है कि ठीक है, हम अभी भी माइनिंग कर रहे हैं, अगर तुम्हें कोई सा भी जेम्स स्टोन चाहिए हो तो तुम अपनी मर्जी से उसे फ्री में ले सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह उस लेडी को अपने साथ ले आया था जिससे वो फलों की ड्रेस के लिए वह मैजिकल थ्रेड खरीदने वाले थे। अब जो वह मैजिकल थ्रेड है वह भी इसी तरह के एक जेम्स स्टोन से बनते हैं, इसीलिए वो लेडी को अपने साथ लाए थे जिससे कि वो उस स्टोन को पहचान सके। वो लोग उस माइन के अंदर आते हैं जहां पर अंदर आने के बाद उन्हें एक बॉक्स दिखता है जो कि खाली था। तभी फलो एक दूसरी डायरेक्शन में पॉइंट करती है जिसके बाद वह उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आने के बाद फिलो डर रही थी, लेकिन नाओफ्यूम फिर भी इस जर्नी को कंटिन्यू रखता है और आगे आता है। अब कुछ दूर आने के बाद उन्हें बहुत सारे जिम स्टोन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मॉन्स्टर सो रहा था जो कि बहुत खतरनाक भी दिख रहा था। इस वजह से वो लोग पहले कोशिश करते हैं कि वो मॉन्स्टर जागे ना, लेकिन फिर भी वह जाग जाता है और हमला करने लगता है। अभी रेप्ट भी उस पर अटैक करती है और फलो भी अटैक करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। साथ ही वो ओल्ड लेडी भी यहाँ अभी अपने फायर स्पेल की मदद से उस मॉन्स्टर पर हमला कर रही थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं
कि वो मॉन्स्टर वहां पर नाव फ्यूम की तरफ हमला करने लगता है, लेकिन यहाँ पर वह अपनी शील्ड की मदद से उसे रोक लेता है। इसके बाद अभी रेप्ट या बिल्कुल चुपचाप उस बीस्ट के पीछे आते हुए उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन वह बीस्ट बिल्कुल बारीक आवाज को भी ध्यान से सुन सकता था। इसी वजह से वह रेप्ट के अटैक को रोक लेता है, जिससे रेप्ट भी इंजर्ड हो जाती है। पर इसके बाद अब नाव फ्यूम समझ चुका था कि इस बीस्ट को साउंड कुछ ज्यादा ही बारीक सुनाई देता है, और इसी वजह से अब वह अपनी न्यू स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एक साउंड वेव क्रिएट होती है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंस थी, और इसके कारण वहां वह बीस्ट उसे सह नहीं पाता और वहीं पर मारा जाता है। अब उन्हें वो क्रिस्टल भी मिल चुके थे। इसके बाद फलो अब उन्हें रिफाइन करते हुए उनमें से कुछ थ्रेड बनाना शुरू करती है। उन थ्रेड को वह इसीलिए बना रही थी क्योंकि उसे वह अपनी माना यानी कि एनर्जी की मदद से बनाना है, जिससे कि वह क्लॉथ्स भी उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट रहेंगे। और फाइनली कुछ देर के बाद वो थ्रेड्स को क्रिएट कर लेती है। इसके बाद वह उसी टेलर लेडी के पास जाते हैं, जहां वह टेलर लेडी बहुत ही जल्दी वो क्लॉथ्स क्रिएट कर देती है। अभी फलो को भी वह क्लॉथ पसंद आए थे, मगर नाओफिमी तो इस बात पर ज्यादा खुश था कि अब उसे और ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद अब वह वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू करने वाले थे, तभी वह मर्चेंट आदमी नाओफिमी को एक टास्क देता है। वह उसे बहुत सारे मेडिसिन देता है और एक विलेज में जाने को कहता है। जब नाओफिमी वहां उस विलेज में पहुंचता है तो वहां पर जाकर उसे जानने को मिलता है कि इस विलेज के ऊपर कुछ डीम ट्री ने हमला कर दिया। असल में उस ट्री का कोर पॉइंट सिर्फ एक ही है, जो कि एक अजीब से बीज की मदद से उगा है। उसे रोकने के लिए कई सारे एडवेंचरर पहले भी जंगल में जा चुके हैं, लेकिन वो लौटकर नहीं आए। अब नाओफिमी पहले तो फिलो को भेजकर उन सभी एडवेंचर्स को बचाता है। जब फिलो नाओफिमी से कहती है कि आखिर ये लोग वहां पर करने ही क्या गए थे जब यह उस ट्री को हरा ही नहीं सकते, तो उसे बोलता हुआ देखकर वह विलेजर समझ जाते हैं कि नाओफिमी वही सील्ड हीरो है जिसके बारे में उन्होंने सुना था। यह सुनकर अब वो नाओफिमी से कहने लगते हैं कि वह उनकी जान बचाए, क्योंकि इस ट्री के यहाँ पर होने की वजह से गांव के और भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। नाओफ्यूम पहले तो उन्हें दवाई देता है जो कि वह अपने साथ लाया था, बल्कि वह उस दवाई को रिफाइन करके देता है, जिसकी वजह से वह ज्यादा अच्छी तरह से काम कर रही थी। इसके बाद अब गांव वाले उसे अच्छा खासा पैसा देने वाले थे उस डिमन ट्री को खत्म करने के लिए। इस वजह से वह डिमन ट्री के कोर के पास आ जाता है। वो ट्री खतरनाक था, लेकिन लड़ते वक्त नाओफिमी को आइडिया आता है और जो दवाई उसने गांव वालों को दी थी वो उस दवाई को डेमन ट्री के कोर पॉइंट पर डाल देता है, जिसकी वजह से वो डेमन ट्री वहीं पर सूख जाता है। अब वो डेमन ट्री ज्यादा तबाही ना करे फ्यूचर में, इसीलिए वो लोग उसकी जो फल थे जिनके अंदर और भी बीज हो सकते हैं उन्हें तोड़ लेते हैं। नाओफी में उन्हें भी रिफाइन करता और गांव वालों को बेचने की कोशिश करता है, पर गांव वाले डरे हुए थे, इस वजह से वो उसे नहीं रखते। अब गांव के ऊपर से खतरा हट चुका हुआ था, इस वजह से नाओफिमी वहां से निकलने का फैसला करता है। अब उसे उस मर्चेंट आदमी से एक और नया टास्क मिल गया था, जिसके लिए उसे एक दूसरी जगह पर जाना था जहां पर एक हॉट स्प्रिंग है। वहां पर पहुंचने के बाद वह पहले तो वो उस टास्क को कंप्लीट करता है और फिर वह कुछ टाइम वहां रुकने का फैसला भी करते हैं। अभी जब वो वहां पर रुके हुए थे तो हम देखते हैं कि रेप्ट को फलो से थोड़ी सी जलन होने लगी थी, क्योंकि वह नाओफिमी के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम से रह रही है और उनके रिलेशंस काफी अच्छे होते जा रहे थे। हालांकि उसे जलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसे जलन होती है। वह फैसला करती है कि वह नाओफिमी के लिए कुछ करेगी। उसे कुछ लोगों से जानने को मिलता है कि एक खास तरीके का मेटल है जो कि बहुत ही रेयर होता है, और उसे यह भी खबर मिलती है कि पास में ही एक बर्ड का घोंसला है और उस बर्ड के पास उन्हें वह मेटल मिल सकता है। इस वजह से रात के टाइम रेप्ट या तुरंत ही वहां पर चली जाती है, लेकिन आधे ही रास्ते में पहुंचकर उसे पता चलता है कि फलो भी उसका पीछा कर रही थी, क्योंकि उसे भी वही मेटल नाओफिमी को देना था। रेप्ट ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन अब वह फलो को भगा भी नहीं सकती। वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं, जिस दौरान फलो गलती से खाई में गिरने वाली थी, लेकिन फिर रेप्ट या उसे बचा लेती है। अब जब वह उस बर्ड के पास पहुंचते हैं तभी हम देखते हैं कि एक और वहां पर राइनो मॉन्स्टर टाइप का बीस्ट उनकी तरफ आगे बढ़ता है और उस बर्ड के घोंसले को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से अब उन्हें वो मेटल नहीं मिल सकता था। इस वजह से वह उसी बीस्ट को खत्म करके वहां से ले आती है। वह उसे सेल करती है और उन्हें एक दूसरा हथौड़ा मिलता है, जिससे कि नाओफिमी आगे चलकर अपनी इक्विपमेंट आसानी से बना पाएगा। इसीलिए वह नाओफ्यूम को वही गिफ्ट में दे देती है। अगले टास्क के लिए उन्हें फिर से एक विलेज में जाना था, जहां उन्हें बहुत सारी मेडिसिन सप्लाई करनी थी। अब जब वह उस गांव में पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचकर उन्हें जानने को मिलता है कि पूरे गांव में सभी की तबीयत बहुत खराब है। अभी वो सभी लोग नाओफिमी को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि वह उसे पहचान गए थे कि यह वही है जिसने अभी अभी कुछ और भी गांव को इस तरह के खतरनाक बीमारी से बचाया है। नाओफिमी उन्हें वो दवाई देता है रिफाइन करके, जिसके लिए वह थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करता है। इसके बाद उसे जानने को मिलता है कि असल में यह बीमारी एक ड्रैगन की वजह से फैल रही है,
जो अभी अभी यहाँ गांव के कुछ दूर पर अपीयर हुआ है और उसके अंदर जो पॉइजन गैस है उसी की वजह से गांव वाले बीमार पड़ रहे हैं। नाओफी में उन्हें कितनी भी दवाई क्यों ना दे दे पर यह बीमारी परमानेंटली नहीं खत्म हो सकती जब तक कि वो ड्रैगन मारा ना जाए। इसी वजह से वह वहां जाने का फैसला करता है। अब वहां पर पहुंचकर जब वो उस ड्रैगन से लड़ रहा था तो वह उस ड्रैगन को बहुत ही आसानी से हरा देता है। पर हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ने खुद की बॉडी को फिर से रिकवर कर लिया था। अब नाओफिमी यह बात समझ चुका था कि इस ड्रैगन को हराना इतना आसान नहीं और वैसे भी वह वहां पर बिना किसी प्लान के आए हैं। इस वजह से वह वापस लौटने का फैसला करता है। लेकिन अभी यहाँ फिलोस ड्रैगन से लड़ रही थी, वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती है पर वो ड्रैगन भी उसे वहां से दूर फेंक देता है। नाओफिमी फलो से कहता है कि हमें चलना चाहिए, जिस पर फलो तैयार थी पर इतने में ही वो ड्रैगन आगे बढ़कर फलो को खा जाता है। यह देखकर नाओफिमी और रेप्ट दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान थे। नाओफिमी को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसी गुस्से की वजह से उसके अंदर की फीलिंगलेस लगती है और साथ ही उसे इस वर्ल्ड में आने के बाद जिन जिन बुरी चीजों का सामना करना पड़ा वो सभी उसे याद आने लगते हैं। इसी कारण से उसका कर्स सीरीज फिर से एक्टिवेट हो जाता है और हमें उसकी पावर देखने को मिलती है। यहाँ पर उसकी शील्ड के अंदर जितनी भी स्किल्स थी वो सारी स्किल्स डार्क सर्कल में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे वह अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा था। वह आगे बढ़ने लगता है लेकिन रेप्ट उसे बचाने के लिए आगे आती है पर तभी अचानक से उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो कि रेप्ट को पीछे हटा देती है और तभी अचानक से उस ड्रैगन ने नाओफिमी के ऊपर अपना पैर रख दिया था। रेप्ट या को लगता है कि नाओफिमी उससे बच नहीं पाया लेकिन उसने पहले ही अपनी पावर से उसके पैर को रोक लिया था। यहाँ पर नाओफिमी की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी पर उसी समय वो ड्रैगन अपनी पॉइजन गैस को रिलीज करता है जिस वजह से यहाँ इस तरफ रेप्ट के अंदर पॉइजन फैल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। नाओफिमी यह देखकर हैरान था। वो उस ड्रैगन को हटाते हुए रेप्ट के पास आता है लेकिन रेप्ट के अंदर पॉइजन फैल चुका था। इस वजह से वो होश में नहीं आ पा रही थी और अब वो ड्रैगन फिर से उनकी तरफ हमला करने वाला था पर इतने में ही अचानक से वह चिल्लाकर नीचे गिर जाता और मारा जाता है। यह देखकर नाओफिमी हैरान था कि इसे किसने मारा पर तभी वह रेप्ट की तरफ देखता है जो कि फिर से नीचे गिर गई थी। वह उसे उठा रहा था और हील करने की कोशिश भी कर रहा था पर उसकी हीलिंग पावर ज्यादा काम नहीं कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि उस ड्रैगन की बेली के अंदर से फलो बाहर निकल कर आती है। वो बताती है कि उसने उस ड्रैगन की कोर को खत्म कर दिया जो कि असल में एक क्रिस्टल था जिसकी वजह से वो ड्रैगन खुद ही मारा गया। तो नाओफिमी उससे पूछता है कि वो क्रिस्टल कहाँ पर है, जिस पर फिलो कहती है कि वो मेरे पेट में है, असल में फलो ने उसे खा लिया था। अब नाओफिमी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और तुरंत ही उस ड्रैगन की बॉडी को बर्न करके रेप्ट को गांव की तरफ ले आता है जहां आकर वो सभी को बताता है कि वो ड्रैगन मारा जा चुका है। इस वजह से अभी गांव वाले बहुत खुश थे और उसे अच्छे खासे पैसे दे रहे थे पर नाओफिमी कहता है कि इन पैसों को वो रेप्ट के इलाज में लगाएं और रेप्ट को ठीक करें। डॉक्टर बताते हैं कि वो रेप्ट को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें खुद इस बीमारी का अच्छी तरह से इलाज नहीं पता। नाओफिमी कहता है कि ठीक है और वैसे भी नाओफिमी जानता था कि अगर वह दवाई को रिफाइन करके दे तो शायद धीरे धीरे रेप्ट या ठीक हो जाएगी। इसी वजह से वह बाद में उस पैसे को ले लेता है और वहां से निकलने लगता है। हम देखते हैं कि बाद में फिलो ने नाओफिमी को एक क्रिस्टल दिया था जो कि उसे उस ड्रैगन के अंदर ही मिला था। इस क्रिस्टल को नाओफिमी अपनी शील्ड में अब्जॉर्ब कर लेता है अपने न्यू पावर के लिए लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी जो कर्स सीरीज है उसने जब उसका इस्तेमाल किया था तो उसी की वजह से रेप्ट या डैमेज हुई क्योंकि अगर वह उसका यूज ना करता और होश में होता तो वह उस पॉइजन से रेप्ट को बचा सकता था। इसी वजह से अब वो रेप्ट या से माफी मांगने लगता है। अब बाद में जब वह वही जंगल की तरफ घूम रहे थे तभी उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि बच्ची थी लेकिन नफी में उसे देखकर समझ गया था कि यह किसी नोबल फैमिली से है। इस लड़की का नाम मिल्टी है और यह यहाँ पर अभी फलो को देखकर बहुत खुश थी क्योंकि इसे फलो की स्पीशीज वाली बर्ड से मिलना था और यह जानकर बहुत खुश होती है कि फलो बोल भी सकती है। फलो अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आती है तो मिल्टी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। बाद में हम देखते हैं कि वह उसी गांव में लौटकर बाकी के जो लोग थे उन्हें भी मेडिसिन्स देते हैं और इसके बाद वहां से निकलने लगते हैं। अभी मेल्टी भी उनके साथ थी क्योंकि रात के टाइम उसने नाओफिमी से रिक्वेस्ट की थी कि उसे उस किंगडम में छोड़ दे क्योंकि वो असल में किंग की दूसरी बेटी है। यह सुनकर नाओफिमी हैरान था और ऐसा नहीं करना चाहता था पर मिल्टी उसे अच्छे खासे पैसे देने का प्रॉमिस करती है। अब नाओफिम इस बात पर मान गया था जिसके बाद वह वापस से किंगडम की तरफ लौट आते हैं। किंगडम की तरफ लौटते वक्त रास्ते में नाओफिमी नोटिस करता है कि रप्टिलिया की हालत अभी भी खराब है।
उसके ऊपर उस पॉइजन का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वैसे अब वो वापस से किंगडम में पहुंच चुके थे, जहां पर आने के बाद अभी नाओफिमी फलो को मेल्टी के साथ भेज देता है किंगडम की तरफ, जिससे कि मेल्टी ने जो प्रॉमिस किया था उसे पैसे देने का वो प्रॉमिस वह पूरा कर सके और इससे नाओफिमी भी किसी की नजर में नहीं आएगा। अब जब फिलो और मेल्टी वहां से चले गए थे तो इसके बाद नाओफिमी रेप्ट को लेकर एक चर्च में आता है, जहां पर आने के बाद वह पहले तो देखता है कि चर्च के बाहर जो टावर्स हैं वहां तीनों मेन कैरेक्टर के सिंबल लगे हैं, लेकिन शील्ड का सिंबल कहीं पर नहीं लगा हुआ था। इस चीज पर उसे थोड़ा गुस्सा आता है, पर फिर भी वह अंदर आता है और अंदर आकर वहां उन लोगों से वह होली वाटर की डिमांड करता है, क्योंकि होली वाटर ही एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी कर्ज को खत्म कर सकती है। असल में उस ड्रैगन का पॉइजन एक कर्ज के तौर पर रेप्ट की बॉडी में मिल चुका है, इसी वजह से उन्हें होली वाटर की जरूरत है। अब वहां पर जो प्रीस्ट थे वो कहने लगते हैं कि होली वाटर हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमें एक गोल्ड कॉइन देना होगा। फिमी इसके लिए तैयार था और वो तुरंत ही उन्हें एक गोल्ड कॉइन दे देता है, पर रेप्ट मना कर रही थी कि ऐसा ना करो, क्योंकि गोल्ड कॉइन सच में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल्स भी नाओफिमी उसकी एक नहीं सुनता। अब वो प्रीस्ट वहां पर एक होली वाटर की बोतल ले आते हैं। नाओफिमी अपने शील्ड में पहले यह नोटिस कर चुका था कि वो होली वाटर असल में नकली है, मतलब वो किसी काम का नहीं था, इसीलिए नाओफिमी उससे असली वाला बोतल लाने को कहता है, नहीं तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब प्रीस्ट भी इसके बाद असली बोतल मंगवाते हैं। नाओफिमी देखता है कि यह असली है, इसी वजह से वो उसे लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि किंगडम का एक सोल्जर अभी नाओफिमी के पीछे पड़ा हुआ था, जिससे नाओफिमी को लगता है कि शायद फिर से वह किसी प्रॉब्लम में फंसने वाला है, जिसकी वजह से उसका टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से वह रेप्ट को लेकर वहां से भागता है। अभी रेप्ट या प्रॉब्लम में ना फंसे, इस वजह से उन दोनों ने ही अपने रास्ते बदल लिए थे। कुछ दूर भागने के बाद नाओफिमी थक चुका था और इसीलिए वह 2 मिनट रुकने का फैसला करता है, लेकिन इतने में ही मोटो यासु उसकी तरफ हमला करते हुए आता है। अब पहले तो नाओफिमी सोच रहा था कि मोटो यासु पागल हो गया है क्या, लेकिन तभी मोटो यासु उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक और लड़की को स्लेव नहीं बनाने दूंगा। नाओफिमी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, पर उसे बाद में समझ आता है कि मोटो यासु असल में फलों की बात कर रहा है। अब वो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर तभी मोटो यासु उस पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से आसपास की कुछ दुकानें भी टूट गई थी। वैसे वह दुकान वाले मोटो यासु को रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ दुकान वाले जो कि खुश थे वह कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही निशाना लगा आया है। अब इस वजह से उन दुकानदारों की भी लड़ाई होने लगी थी। यहाँ पर मोटो यासु भी नाओफिमी पर फिर से हमला करने वाला था, लेकिन उसके पहले ही वहाँ पर वही सोल्जर आ जाता है जो कि नाओफिमी का पीछा कर रहा था। वो यहाँ पर मोटो यासु से रुकने को कहता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर माइनी और उसके साथी भी आ चुके थे, जो कि नाओफिमी को घेर लेते हैं और कहते हैं कि उसे फिर से मोटो यासु के साथ एक और डुअल मैच करना होगा। नाओफिमी सोचता है कि यह कैसी पागलपंती है, क्योंकि वह जब भी यहाँ आता है तो उसे मोटो यासु के साथ लड़ने को कहा जाता है। पर इतने में ही अब वहाँ पर मिल्टी, रेप्ट और फिलो भी आ गए थे। मिल्टी उन्हें रुकने की कहती है और यहाँ पर नाओफिमी को जानने को मिलता है कि मिल्टी असल में सेकंड प्रिंसेस है और अब इसी वजह से यहाँ नाओफिमी को फाइट नहीं करनी पड़ रही थी। अगले सीन में नाओफिमी मिल्टी, रेप्ट और फलो के साथ ब्लैक स्मिथ के पास आता है, जहाँ पर अब वो मिल्टी से पूछता है कि आखिर असल में वह है कौन, जिस पर वो डिटेल में बताती है कि वो किंग की दूसरी बेटी है, यानी कि प्रिंसेस है। तभी मिल्टी कहने लगती है कि उसे नाओफिमी से कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन नाओफिमी कहता है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं, और ऐसा वह किंग के बर्ताव के कारण कह रहा था। इस पर मिल्टी को बुरा लगता है, पर तभी वहां पर एक और सोल्जर आता है जो कि कहता है कि मिल्टी को किंग बुला रहे हैं। इस वजह से अब मिल्टी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि मिल्टी जब अपने फादर से मिलकर वापस लौट रही थी, तभी हम उसकी मदर को भी देखते हैं, जिन्होंने असल में मिल्टी को भेजा था कि वो जाकर माइनी को रोके। नाओफिमी और मोटो यासु का डुअल मैच कराने से मिल्टी ने यह काम तो कर दिया था, लेकिन उसकी मदर का जो सीक्रेट मैसेज था जो कि उसे नाओफिमी को पहुंचाना था, वह मैसेज उसे दे नहीं पाई। इस वजह से वह अभी थोड़ी सी उदास थी। इस तरह फलो भी अभी उदास थी, क्योंकि मिल्टी उसकी एक अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी और नाओफिमी ने सिर्फ किंग और माइनी के बर्ताव को देखते हुए मिल्टी को यहाँ से भगा दिया। पर नाओफिमी को इस चीज से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। पर अब फलो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और कुछ देर के बाद वहां पर बहुत सारे गार्ड आते हैं और उनके साथ में कुछ डेमी ह्यूमंस भी थे, जो कि नाओफिमी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह उन्हें अपनी टीम में ले ले अगली वेव के लिए, क्योंकि वह किसी और दूसरे मेन कैरेक्टर की हेल्प नहीं करना चाहते, क्योंकि वह पिछली वेव के टाइम उन सभी का रिएक्शन देख चुके हैं। वह सिर्फ लड़ने में विश्वास करते हैं, उन्हें बाकियों से कोई मतलब नहीं। नाओफिमी इसके लिए मान जाता है, लेकिन अब वह 150 कॉइन की डिमांड करता है। वह सभी कहते हैं कि ठीक है, जब उनके पास इतने कॉइन आ जाएंगे तो वह नाओफिमी को दे देंगे, जिसके लिए नाओफिमी भी मान जाता है और उन्हें जाने
जाने को कहता है। अब जब वह वहां से चले गए थे तो नाओफिमी यहाँ ब्लैकस्मिथ से पहले तो अपने और रेप्ट के लिए कुछ आर्मरर वेपन को अपग्रेड करवा लेता है, जिसके बाद वह ब्लैकस्मिथ से पूछता है कि मेरी सिस्टम स्क्रीन के ऊपर रेप्ट के नाम के सामने कुछ स्टार बने आ रहे हैं, उनका क्या मतलब है, जिस पर ब्लैकस्मिथ उसे बताता है कि असल में यह स्टार क्लास अपग्रेड को शो करते हैं। इसका मतलब यह है कि अब रेप्ट इतने लेवल पर पहुंच चुकी है कि वह अपना क्लास अपग्रेड करवा सके। नाओफिमी यह सुनकर बहुत हैरान था क्योंकि उसे पहले इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उसे यह भी जानने को मिलता है कि अभी कुछ टाइम से रेप्ट और फलो ने लेवल अप नहीं किया था क्योंकि अभी तक उनका क्लास अपग्रेड नहीं हुआ है। क्लास अपग्रेड के बाद वो अपने लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है और इसके लिए उन्हें अभी वहां सिटी टावर के अंदर जाना था। वहां पहुंचने के बाद जब नाओफ्यूम क्लास अपग्रेड की बात करता है तो वहां पर जो लोग थे वह उसके लिए राजी थे, पर तभी एक लेडी वहां पर आती है और बताती है कि नाओफिमी टावर से बैन है, इसका मतलब उसे क्लास अपग्रेड कराने की परमिशन नहीं है। यह सुनकर नाओफुमी को गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वह वहां से चला जाता है और सीधा ही उसी मर्चेंट के पास जाता है जहां से उसने वो एग्स खरीदा था जिसके अंदर से फलो निकली थी। अब यहाँ पर आने के बाद वो उस मर्चेंट से पूछता है कि वो अपने स्लेव्स का क्लास अपग्रेड कैसे कराता है। वो मर्चेंट अभी बहुत फेमस हो गया था क्योंकि उसने नाओफिमी को इतनी पावरफुल डेमी ह्यूमन जो दी थी, इसी वजह से वो उसे यह चीज बता देता है। वह कहता है कि मैं यह काम दूसरे सिटीज से करवाता हूँ। वो यहाँ 3-4 सिटीज का नाम बताता है और वह नाओफ्यूम को बताता है कि उसे किस सिटी में जाना चाहिए। अभी नाओफ्यूम जब सिटी का नाम सुनता और उसे मैप में देखता है तो वो समझ जाता है कि यह बहुत दूर है और अब अगली वेव बहुत ही जल्द आने वाली है, इस वजह से वह वहां पर जा नहीं सकता। इसका मतलब वह कुछ टाइम के लिए लेवल अप नहीं कर सकते, इसीलिए अब वह मर्चेंट यहाँ फलो के लिए एक डिवाइस दे देता है जो कि वह अपने पैरों में पहन सकती है। इससे उसकी स्पीड भी तेज हो जाएगी और साथ ही साथ उसके जो अटैक पावर है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी फलो को उनकी प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से वो पहले कुछ मॉन्स्टर से फाइट करके उन्हें हराते हैं, जिस चीज से फलो को उस डिवाइस की थोड़ी सी समझ हो जाती है। अब इसके बाद नाओफिम ब्लैकस्मिथ के पास आया था और वहां से निकलने वाला था अगली वेव की तैयारी के लिए। तभी वहां पर वो सभी सोल्जर्स आ जाते हैं और वो सभी डेमी ह्यूमंस जो कि नाओफिमी की टीम में ज्वाइन होना चाहते थे, उन्होंने अब उतने कॉइन जमा कर लिए थे जितने नाओफिमी ने कहा था, जिसके बदले नाओफिमी उन्हें कुछ आइटम्स देता है जो कि वेब के दौरान उन्हें हेल्प करेंगे। यहाँ पर वो नाओफिमी की टीम से जुड़ चुके थे, इस वजह से नाओफिमी का जो शील्ड सिस्टम है उस पर उनके नाम अपीयर हो जाते हैं। अब नाओफिमी को उस वेब को क्लियर करने के लिए एक प्लान की भी जरूरत थी, जिस वजह से वह बाद में एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करता है। अब इस सब के बाद वह जब एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा था तभी अचानक से उसकी मुलाकात वहां पर रेन और इत्सुकी से होती है। वह दोनों वहां पर उसे देखकर हैरान थे और नाओफिमी भी उन्हें देखकर हैरान था। अब इत्सुकी और रेन दोनों ही वहां पर उसके पास आते हैं और इत्सुकी अभी नाओफिमी से थोड़ा गुस्सा था क्योंकि उसने उनके कुछ टास्क चुरा लिए थे, लेकिन नाओफिमी उन्हें समझाता है कि उसने किसी के टास्क नहीं चुराए बल्कि गलती इन्हीं दोनों की है और वो उन्हें उनकी गलती बताता है। पहली गलती, अभी नाओफिमी कुछ टाइम पहले ही एक विलेज में गया था जहां पर लोगों के ऊपर बहुत भारी टैक्स लगा हुआ है, जिससे कि उनके विलेज को वापस से डेवलप किया जा सके। इस टैक्स की वजह से वह लोग खाना तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन बाद में नाओफिमी ने उनकी मदद की थी और ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि इत्सुकी ने वहां पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इतना डिस्ट्रक्शन फैला दिया कि उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ रेन ने एक मॉन्स्टर बीस्ट को हराया था, लेकिन उसके पॉइजन की वजह से सभी गांव वाले ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि वहां पर एक बीमारी फैलने लगी और नाओफिमी ने ही जाकर उसे सुलझाया। वह उनसे कहता है कि तुम अगर लोगों की मदद करना चाहते हो तो यह देख कर करो कि तुम तुम्हारी मदद से कहीं उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद अब नाओफुमी वहां से चला गया था। अब इसके बाद वो लोग सीधा ही ब्लैकस्मिथ के पास आ गए थे। यहाँ पर आने के बाद नाओफी में उससे एक ब्रेसलेट लेकर रेप्ट को दे देता है। ये ब्रेसलेट की खासियत ये थी कि ये रेप्ट की जो मैजिक एबिलिटीज होगी उन्हें और भी ज्यादा इंप्रूव करेगा। वैसे यहाँ पर फलो थोड़ी सी जेलस फील कर रही थी क्योंकि उसे कोई गिफ्ट नहीं मिला। वो नाओफिमी से कहती है कि मुझे भी कुछ चाहिए, जिस पर वो उसे एक हेयर क्लिप देता है और कहता है कि यह तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगी। अलो बहुत खुश थी। तभी वहां पर वह सभी सोल्जर आ जाते हैं जिन्होंने अभी अभी नाओफिमी की टीम को ज्वाइन किया था क्योंकि जल्दी अब वेब स्टार्ट होने वाली है। कुछ सेकंड का काउंटडाउन स्टार्ट होता है और इसके बाद इन सभी को वहां से टेलीप कर दिया जाता है। अब ये उसी जगह पर आ गए थे जहां पर वेब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आने के बाद यह लोग देखते हैं कि कुछ गोब्लिन्स और कुछ मॉन्स्टर विलेजर्स पर हमला कर रहे हैं। यह तुरंत ही वहां आगे बढ़कर उन विलेजर्स को बचाते हैं और उन्हें वहां से किसी सेफ जगह पर जाने के लिए कहते हैं। अब इसी तरह से कुछ घंटों तक फाइट करने के बाद नाओफिमी नोटिस करता है कि कोई भी हीरो यहाँ पर नहीं आए। अब तभी अचानक से वहां पर एक ओल्ड लेडी आती है
जो कि वहां पर मौजूद मॉन्स्टर से लड़ते हुए उन्हें बहुत ही आसानी से हराने लगती है और वो उन्हें पहचान लेता है। इसी वजह से यहाँ पर उनका बहुत ही खराब टीम वर्क चल रहा था। यह देखकर नाओफिमी तुरंत ही वहां ऊपर से नीचे आ गया था। वह उन दोनों को ही चिल्लाते हुए कहता है कि वह बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, इस तरह से लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसे तो वह कभी भी इस वेव को क्लियर ही नहीं कर सकते। अब वो स्कल कैप्टन और वो टेंट रोकते हुए इन दोनों को समझाता है कि हमें मिलकर काम करना होगा। अब हमें एक चीज जानने को मिलती है कि जो स्कल कैप्टन है वह असल में रिकवर हो सकता है। मतलब पहले भी रेन उसे कई बार हरा चुका था मगर वह बार बार रिकवर हो रहा था, लेकिन अब अचानक से नाओफिमस इसी वजह से वो रेप्ट से कहकर लाइटनिंग मैजिक का यूज करने को कहता है। शैडो के अंदर से वो 100 लीटर स्पिरिट निकलना शुरू हो गई थी। इसे देखकर अब सभी हीरोज की तरफ एरो से हमला करना शुरू कर देते हैं और इससे फाइनल जो मेन बॉस मॉन्स्टर थी वो वहां सामने आ गई थी। तभी नाओफिमी जानता था कि नॉर्मल पावर के साथ इसे हरा पाना थोड़ा मुश्किल होगा, इस वजह से वह अपनी रेज शील्ड को एक्टिवेट करने को कहता है। वैसे इसमें उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वह पहले रेप्ट से परमिशन लेता है, जिसके बाद रेप्ट कहती है कि चिंता मत करो, अगर वह अपना कंट्रोल खो देगा तो रेप्ट उसे संभाल लेगी। इसके बाद नाओफिमी अपनी कर्स सीरीज को एक्टिवेट करता है। वो अब स्किल अनलॉक होती है और इस वजह से और उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। उसकी बॉडी पर एक अलग तरह की फ्लेम जनरेट हो रही थी और उसकी पावर बहुत बढ़ती जा रही थी। यह देखकर सभी हैरान थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि माइनी अभी सभी से कह रही थी कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि नाओफिमी असल में खुद ही एक मॉन्स्टर है, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पर अब रेप्टिलिया उसे चुप करा देती है। वैसे अब ग्रो अप सीरीज अनलॉक होने के बाद कर सीरीज की पावर भी बढ़ गई थी, जिस वजह से हम देखते हैं कि फलो जो कि नाओफिमी की शील्ड के साथ कनेक्ट है उसका भी रेज फॉर्म अनलॉक हो गया था, उसकी भी पावर बढ़ जाती है, जिसके बाद वह भी ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब उसने इन तीनों स्किल्स को कंबाइन किया था तो उसकी वजह से उसे एक नई स्किल मिलती है जो की थी सील आयरन मेड इन। अब जैसे ही वह इसका इस्तेमाल करता है तो वहां पर एक बड़ा सा मेडन स्टैचू अपीयर होता है जो कि पूरी तरह से आयरन से बना था और उसके अंदर अब वो शील्ड की बॉल कैद हो जाती है। उसका डोर बंद होता है और उसके बाद अचानक से प्रेशर के साथ वह 100 लीटर वहां ऊपर से नीचे गिरती है और वहीं पर मारिजा आती है। यह देखकर सभी हैरान थे और अब नाओफिमी भी वहां ऊपर से नीचे गिर गया था क्योंकि उसने अपनी बहुत ही ज्यादा पावर। यासु थोड़ा जेलस फील करते हुए कहता है कि इस बार तो तुमने उसे हरा दिया, लेकिन अगली बार मैं खुद को तुमसे ज्यादा ताकतवर साबित करके रहूंगा। तभी वहां पर फलो आ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन उसी समय नाओफिमी लीटर मॉन्स्टर अपीयर होने वाला था, पर उसके पूरी तरह से अपीयर होने के पहले ही बहुत सारे लाइट एरो जाकर उस 100 लीटर को खत्म कर देते हैं। अभी सभी हैरान थे कि आखिर ये अटैक किसने किया, लेकिन उसी के बाद एक और गर्ल वहां पर आती है और नाओफिमी की तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि तुम सच में एक सिल्ड हीरो कहलाने के लायक हो, और यह भी कह रही थी कि मैं तुमसे लड़ना भी पसंद करूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपने स्लेव्स अभी बाकी तीनों हीरोज से कह रही थी। इस वजह से उन तीनों को गुस्सा आता है और वो तुरंत ही उसकी तरफ हमला कर देते हैं, पर वह लेडी जो कि अपना नाम ग्लास बता रही थी वह यहाँ इन तीनों के अटैक को रोककर विंड मैजिक का यूज करती है, जिसकी वजह से वह तीनों हीरोज वहां नीचे गिर जाते हैं। साथ ही उनके जो टीम मेंबर थे वह भी नीचे गिर गए थे और अब सिर्फ वहां पर नाओफिमी ही बच गया था। यहाँ पर वह पहले तो एक लिक्विड पीता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ और पावर वापस से रिकवर हो जाती है और इसके बाद वह सील्ड प्रिजन की मदद से ग्लास को कैद कर लेता है, लेकिन अब ग्लास ने सील्ड प्रिजन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी रेप्ट और फिलो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वह उनके अटैक को भी रोक लेती है, जिस दौरान रेप्ट की तलवार भी टूट चुकी थी। हम देखते हैं कि अभी वह नाओफिमी से कह रही थी कि तुम ताकतवर हो, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि तुम कब अपनी रेज शील्ड का इस्तेमाल करोगे। उसे नाओफिमी के साथ पूरी पावर से लड़ना था। अब यहाँ पर रेप्ट भी सपोर्ट करती है, इस वजह से नाओफिमी रेज शील्ड को एक्टिवेट करने के लिए हाँ कर देता है और तुरंत ही उसकी पावर को अनलॉक करता है। इस दौरान नाओफिमी कई तरह के अटैक करता है, लेकिन उन सभी से कोई फायदा नहीं था, इसीलिए अब वो अपनी नई स्किल यानी कि सील्ड आयरन मेडन का इस्तेमाल करता है। अब उसने उसमें ग्लास को कैद भी कर लिया था, लेकिन फिर भी ग्लास उस आयरन मेडन को भी डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आ जाती है। नाओफिमी यह बात समझ चुका था कि वह इसे हरा नहीं सकता और ग्लास भी एक बात समझ गई थी कि अब वेव बहुत ही जल्द बंद होने वाली है, मतलब जो पोर्टल हवा में ओपन है वह बंद हो जाएंगे, इसीलिए उसे जल्द से जल्द नाओफिमी को खत्म करना है। पर जब नाओफिमी यह बात समझता है तो वह तुरंत ही वहां से भागना शुरू कर देता है,
जिस दौरान ग्लास अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उस पर हमला करने की, लेकिन नाफी में हमेशा उसके अटैक से बचते जा रहा था और अब टाइम आ चुका था पोर्टल के बंद होने का। इस वजह से ग्लास तुरंत ही वहां से चली जाती है, पर वो डिसाइड करके जाती है कि जब थर्ड वेव आएगी तो वो नाओफिमी को छोड़ेगी नहीं। उसके गायब होते ही वो पोर्टल बंद हो जाते हैं और इसके बाद वेव स्टॉप हो जाती है। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। नाओफिमी अभी सोच रहा था कि ग्लास सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसे हराने के लिए मुझे अभी और पावरफुल बनना होगा, वरना हम थर्ड वेव को सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। इस तरफ रेप्ट को अभी गांव वालों की चिंता हो रही थी। वैसे अब वेव क्लियर हो गई थी, इस वजह से किंग सिर्फ नाओफिमी को अपने पास किंगडम में बुलाते हैं, जहां पैलेस के अंदर आने के बाद नाओफिमी किंग से मिलता है तो किंग उससे कहते हैं कि तुम पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो और यह देखकर हम बहुत खुश हैं। क्या तुम बता सकते हो कि तुम इतने स्ट्रांग कैसे हुए? नाओफिमी जानता था कि वह ये किस लिए पूछ रहे हैं, इसीलिए वह कुछ भी बताने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वह कहता है कि आप घुटनों के बल आकर मुझसे माफी मांगिए, मैं आपको बता दूंगा। जिस पर किंग को गुस्सा आ जाता और वह अपने सोल्जर से नाओफिमी को घेरने को कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर उन्होंने ऐसी गलती की तो वह पूरे किंगडम को खत्म कर देगा। यह सुनकर किंग भी डर गए थे। अभी वो कहने लगा था कि हम रेप्ट और फलो को नहीं छोड़ेंगे। इस पर नाओफिमी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फाइनल वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। वहां से बाहर आने के बाद एक लेडी उससे कहती है कि अब तुम्हें बहुत लोग जानने लगे हैं और इस वजह से अब शायद दुश्मन भी तुम्हारे बहुत बढ़ जाएंगे, तुम्हें देखकर रहना होगा। इसके बाद अब नाओफिमी वहां से ब्लैक स्मिथ के पास आता है, जहां पर अभी वो रेप्ट के लिए एक तलवार लेने के लिए आया था, क्योंकि उसकी तलवार अब टूट चुकी थी। पर रेटेल यह तलवार लेने से मना कर देती है और इसका असली रीजन यह था कि उनके पास बहुत कम पैसे बचे हैं। लेकिन रप्टिलिया यह कहती है कि उसके पास एक दूसरी तलवार है, इसीलिए उसे एक और तलवार नहीं चाहिए। पर यह चीज ब्लैक स्मिथ ने नोटिस कर ली थी। अब जब वह वहां से उस सिटी की तरफ निकलने वाले थे जहां रेप और फिलो अपने क्लास अपग्रेड करवाएंगे, तभी रास्ते में नाफी में ब्लैक स्मिथ का दिया हुआ एक लेटर ओपन करता है, जिसमें लिखा हुआ था कि उसने उनके लिए कुछ चीजें रखी है। इन चीजों में बहुत सारा खाना था, साथ ही एक तलवार भी थी जो कि एक इनविजिबल स्वर्ड है जो कि रेप्ट के बहुत काम आ सकती है। फलों के लिए भी इसमें एक हेयर क्लिप थे जो कि बहुत ही ज्यादा भारी चीज को भी कंप्रेसर के साथ ढकेल सकते हैं। इसका मतलब इससे उसके हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और नाओफिमी के लिए सील्ड पर लगाने का एक डिवाइस था जो कि उसकी आगे जाकर किसी चीज में हेल्प कर सकता है। अब जब वह आगे बढ़ रहे थे तभी वह नोटिस करते हैं कि मिल्टी उनका पीछा कर रही है। अब फलो तुरंत ही नाओफिमी को समझाने लगती है कि मिल्टी उसके फादर और उसकी सिस्टर की तरह नहीं है, मगर नाओफिमी यह बात नहीं मानता, पर फिर भी उसे रुकना पड़ता है। मिल्टी उसके पास आकर कहती है कि वह उसके फादर से माफी मांग ले और दोनों के बीच में सलाह कर ले, जिससे कि पीस क्रिएट हो सके और फिर नाओफिमी को भी इस तरह से बार बार किंगडम छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा और उसे भी अच्छे खासे पैसे मिलते रहेंगे। पर नाओफिमी इसके लिए तैयार नहीं था। पर तभी सामने वह नोटिस करता है कि जो गार्ड अभी मिल्टी के साथ आए थे वो बिल्कुल उसी तरह से खड़े हैं जिस तरह से वह उस दिन खड़े थे जिस दिन माइनी ने नाओफिमी को धोखा दिया था। वह सब समझ जाता है कि वह हमला करने वाले हैं। हम देखते हैं कि वह सभी सोल्जर में से एक सोल्जर अपनी तलवार लेकर यहाँ आगे बढ़ता है और वह इस वक्त मिल्टी को खत्म करने वाला था, पर इसके पहले इन्फी में मिल्टी को खींचते हुए अपनी शील्ड आगे करके उसके अटैक को रोक लेता है। मिल्टी यह देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन इसी के साथ यह सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।